मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का अपना न्यू टॉपिक रासायनिक बलगतिकी। तो हमको पता है जैसे कि जो केमिस्ट्री होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी यदि कि हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, आखिर ये होता क्या है रासायनिक बलगतिकी। तो भौतिकी रसायन की वह शाखा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या दर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग या दर तथा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं कि अभिक्रिया कैसे हो रही, कैसे नहीं हो रही, धीमी, तेज, ये सब वगैरह, ठीक है। सिंपल से यही डेफिनेशन है इसका कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर या वेग तथा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, ठीक है। हर इसका डेफिनेशन पूछता नहीं, बस समझने के लिए कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। देन नेक्स्ट, इससे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया के वेग या दर कहते, सीधे लिखते हैं, वेग या दर कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन था कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कह सकते हैं, या फिर हम इसे अभिक्रिया का वेग या दर कह सकते हैं। तो आखिर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन कैसे होता है, इनकी सांद्रता में वो समझते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई अभिकारक है, बी हमारे पास कोई उत्पाद है। अभिकारक और ये हमारे पास कोई उत्पाद। तो हम अभिक्रिया में वेग या दर को कैसे लिखेंगे अभिक्रिया में वेग या दर बराबर, ठीक है। हमने बोला है कि अभिकारक और उत्पाद इनकी दोनों सांद्रता परिवर्तन होगा। तो ए जो हमने लिखा इसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर, ठीक है। और क्या हो रहा है अपने पास, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब जो अभिक्रिया में वेग या दर होगा वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। लेकिन इसमें एक और चीज क्या, चूंकि हमें पता है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है, ठीक है। मान लो हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में इसकी क्वांटिटी 100 है, तो स्टार्टिंग में इसकी 0 होगी, ठीक है। तो बाद में मान लेते हैं कुछ मात्रा में बी बन जाता है, मान लेते 10 मात्रा में बी बन गया, तो इसकी मात्रा 100 से घट कितनी हो जाएगी, 90। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी और मात्रा में और बन गया तो 20 बन गया, इसकी मात्रा घट कितनी हो जाएगी, 80। तो धीरे धीरे इसकी मात्रा हो जाएगी 0 और उत्पाद बन जाएगा हमारा 100%। कहने का मतलब क्या होता है कि अभिकारक के मान में कमी हो रही है और उत्पाद के मान में वृद्धि, मतलब अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर में वृद्धि। तो
कमी के लिए क्या साइन यूज करेंगे, माइनस के प्लस, माइनस, और वृद्धि के लिए प्लस। तो अब ये कंप्लीट हो गया कि अभिक्रिया में वेग या दर के लिए अपन अभिकारक और उत्पाद को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और एग्जांपल लेते हैं। तो ए बी से लिया कोई रासायनिक समीकरण लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं। ओके, H2 प्लस Cl2 2HCl, ये हमने एग्जांपल लिया इसका। ठीक है, इसका हम अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग या दर बराबर Cl2, अच्छा H2 पहले रखेंगे। यहाँ देखिए H2 और Cl2 दोनों तीर की इधर मतलब अभिकारक है और उधर बाद वाला उत्पाद है। तो H2 dy/dt इक्वल टू Cl2 dy/dt इक्वल टू HCl dy/dt। सामने के नंबर को हम शो नहीं करते अभी के लिए, समझा लूंगा उसमें। तो हमने H2 के संदर्भ में परिवर्तन की दर लिखा, Cl2 संदर्भ में परिवर्तन की दर लिखा, H संदर्भ में परिवर्तन की दर लिखा। हमको पता है कि अभिकारक वाले में कमी होती है। तो अच्छा, नंबर पहले नंबर H2 में कोई नंबर नहीं है, कुछ यूज नहीं करेंगे। Cl2 के सामने कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर यूज नहीं करेंगे। HCl के सामने 2 लगा हुआ है, सामने वाला नंबर यूज करेंगे। और HCl में इसको लिखेंगे 1/2, 2 को 1/2, 3 को 1/3, इस प्रकार से शो करेंगे हम। ओके, तो हमको पता है कि ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक, दोनों माइनस लगा दीजिए क्योंकि इनके मान में कमी होगी, तब जाके हमारा उत्पाद बनेगा प्लस 1/2 dHCl/dt। ठीक है, तो ऐसे हम रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का वेग या दर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कि अभिक्रिया में वेग या अभिक्रिया में दर क्या होता है। इसी के जैसा एक है कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक दर क्या होता है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो तात्क्षणिक वेग इसी डेफिनेशन में हम बुझा लेते हैं उसको, कोई नया डेफिनेशन अलग से कुछ ज्यादा खतरनाक लिखना नहीं पड़ेगा इसमें अपने को। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो हम इसमें लिखेंगे किसी विशेष समय में या किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष समय में, तो उसमें इकाई समय था, इसमें कोई विशेष समय चाहिए। तो किसी विशेष समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। सेम वैसे डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन यह बात है किसी विशेष समय की बात कर लेते हैं। तो सेम इसके लिए भी एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, ए और बी अभिकारक उत्पाद हो गया, हमको निकालना है तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। तो हम बस वैसे ही लिखेंगे और डी को रिप्लेस कर देंगे, हम उसकी जगह पे लिखेंगे डेल का साइन। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा को पूरा वैसा ही है। अच्छा, इससे पहले जो डी लिखे थे और जो अभी हम डेल यूज कर रहे हैं, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डी परिवर्तन को शो करता है, ठीक है, डेल भी परिवर्तन को शो करता है। डी अल्प परिवर्तन को शो करता है और डेल अधिक परिवर्तन को शो करता है। तो किसी विशेष क्षण में हमको जो परिवर्तन मिलता है वो काफी अधिक मिलता है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा होता है तो परिवर्तन दर ज्यादा हो जाती है, तो वो तात्क्षणिक दर कहलाता है। ये अल्प समय में परिवर्तन की दर होती है, इसलिए अल्प परिवर्तन होता है जो अभिक्रियक दर या वेग होता है। ठीक है, तो ये है डी अल्प परिवर्तन, डेल है अधिक परिवर्तन, इनको प्रदर्शित करते हैं। तो तात्क्षणिक वेग दिया, तात्क्षणिक दर हमने निकाल लिया ए और बी के लिए। यदि हम सेम यही एग्जांपल लेना चाहे इसके लिए भी, तो हम सेम डी बाई डी टी की जगह बस डेल पुट करेंगे, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो डी डेल और डेल,
बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो ये था ताक्षणिक वेग या दर। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था कि अभिक्रिया की दर में और ताक्षणिक वेग उसके दर में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अभिकारकों का सांद्रण, मतलब अभिकारकों की मात्रा, जैसे है ना कि आप पहले थ्योरी लिख लेते थोड़ा सा अपने इसको। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो अभिकारकों के सांद्रण में हम क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर जो होती है या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि अभिकारकों, यदि ऐसे थे, यदि एक से अधिक, यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो अभिक्रिया की दर बढ़ने लगती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से, क्या लिखा गया भाई यहाँ पे, बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि हाँ, अभिकारकों का सांद्रण अभिक्रिया की दर अभिकारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि हम एक से अधिक अभिकारक, जैसे कहते कि ए से हमको सी प्राप्त हुआ, तभी हमारे पास कितना अभिकारक है, केवल एक अभिकारक है। एक तो हम इसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं तो भी सी का मान हमको ज्यादा प्राप्त होगा। एक हम यहाँ पे दो अभिकारक ले सकते हैं, ए और बी, तो हमको सी प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी मात्रा में वृद्धि कर देंगे तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगा, या दो अभिकारक ले लेंगे तो भी अभिक्रिया की दर क्या होगा, बढ़ेगा। या कोई तीन अभिकारक ले लेंगे अपन, एक्स ले लेते हैं, तो भी अभिक्रिया की दर में क्या होगी, वृद्धि होते जाएगी। मतलब अभिकारकों का सांद्रण जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अभिक्रिया की दर में वैसे वैसे वृद्धि होते जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट, अभिकारकों का सांद्रण जो किस प्रकार से प्रभावित करता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है ताप का प्रभाव। अब ताप का प्रभाव किस प्रकार से ताप का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है अभिक्रिया की दर को, वो समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि ताप बढ़ाने से, भाई इतना क्यों बढ़ जा रहा है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। सही बात है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, यदि अभिक्रिया का ताप लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाएगी, दुगनी स्पीड से। ताप को यदि 10 डिग्री से बढ़ा देंगे तो दुगनी हो जाएगी। ठीक है,
ताप बढ़ाने से अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है। यदि अभिक्रिया का ताप आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मतलब किसी अभिक्रिया प्रणाली में हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, उसकी स्पीड x है, तो इसका तापमान आप 60 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो स्पीड हो जाएगी 2x। देन 10 और बढ़ा दो, 70 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, उसकी स्पीड हो जाएगी 2x में 2x की दुगनी, देन 4x। मतलब वो दुगना होते जाएगा। जैसे जैसे हम उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अभिक्रिया दर दुगनी होते जाएगी। ठीक है, x का दुगना 2x, 2x दुगना 4x, इस प्रकार से। इसमें एक और पॉइंट भी है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है तथा अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के समय ऊष्मा निकलते रहती है। मतलब उसमें ऑलरेडी ऊष्मा निकल रही है और उसका ताप बढ़ा दो तो अभिक्रिया दर क्या होगी, वहां पे कम हो जाएगी। और देन नेक्स्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, जिसको ताप की आवश्यकता होती है। यदि हम उसको अब ताप दे देंगे तो ताप को बढ़ाने से उसमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये था ताप का प्रभाव। ठीक है, 3 चीजें हमने सीखी कि ताप का मान लगभग 10 डिग्री से बढ़ा दिए तो अभिक्रिया दुगनी हो जाएगी। ऊष्माशोषी है तो ताप की आवश्यकता उसमें नहीं है, ऊष्माशोषी है तो उसमें ताप की आवश्यकता है। ठीक है, तो ताप का प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है उत्प्रेरकों की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक आखिर होते क्या है, मतलब उत्प्रेरक जैसे आपने कई सारे समीकरण में लिखा होगा। जैसे देखो एक समीकरण N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, इसके ऊपर लिख दिया Fe। तो Fe आयरन तो है, लेकिन यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम कर रहा है। मतलब ये अभिक्रिया को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। किंतु क्या चीज, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करें, उत्प्रेरक तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार की बात करें। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है,
है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर क्या होनी चाहिए? हाँ, कम होती है। ठीक है, चीज समझ में आ गया? मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले रहे हैं, किंतु वे केवल अभिक्रिया को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, स्वयं आप परिवर्तित रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उत्प्रेरक तो कई प्रकार के होते हैं, आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसमें लिखने के लिए हम दोनों लिखा कि हमने धनात्मक उत्प्रेरक यदि ये यूज करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक यदि इसको यूज करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसका वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट जो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखना है आपको? इसमें लिखना है यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में हो तो देखो, ठोस अवस्था में क्या होने से क्या होगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यदि अभिकारक बारीक चूर्ण के रूप में हो, बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्यादा हो जाएगा। यदि अभिकारक बारीक चूर्ण के रूप में हो तो अभिक्रिया का वेग और बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसमें ऐड करनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। क्या लिखना है? समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारा है विकिरण का प्रभाव। ये विकिरण का प्रभाव क्या कहते हैं? जैसे सूर्य की परावैंगनिक किरणें, ये भी प्रकार से विकिरण ही होती है। तो विकिरण के प्रभाव से क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो धीमी भी हो जाती है और तेज भी हो सकती है। मोस्टली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो तेज ही होती है विकिरण के प्रभाव से। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ये क्रिया होती है, और एक होता है H2 + Cl2। इसमें लिखना क्या है? तो ऐसे लिखेंगे कि विकिरण के प्रभाव में क्या लिखना है कि विकिरण की उपस्थिति से जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे में आएगा कि H2 और Cl2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2HCl। किसमें? प्रकाश या विकिरण की बात हो रही है ना, तो यहाँ विकिरण में लिखेंगे विकिरण के अभाव में, मतलब विकिरण यहाँ पे नहीं है, तभी कैसा हो जाएगा? मंद गति, बहुत ही धीमी गति से हो जाएगा। ओके, हो तो जाएगा कैसे? धीमी गति से। H2 + Cl2। अब यदि यहाँ पे विकिरण उपस्थित हो जाए, विकिरण की उपस्थिति में, तो आपको मिलेगा 2HCl, लेकिन कैसे मिलेगा? बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से हमको प्राप्त हो जाएगा विकिरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारक देखे। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड क्लियर कर दूंगा। इससे संबंधित जितने वीडियो बनेंगे डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।